हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, प्लस इसका डेरिवेशन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पटन इफेक्ट मेरे भाई कॉम्पटन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर थ्योरेटिकल होने वाले हैं तो आप मान के चलिए ये ब्रह्मास्त्र है। विद डेरिवेशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये बहुत आराम से खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। लॉन्ग में आएगा मेरे भाई। ये क्या कहा इन्होंने, हम एक मोटा मोटा अंदाजा आपको दे रहे हैं कि मेरे भाई अगर एक्स रेज जो होती हैं उनकी हम स्कैटरिंग का मतलब समझ लो बिखरना, तो वह एक्स रेज किसी क्रिस्टल से टकरा के बिखरती हैं मेरे भाई, तो वो दो तरीके की रेडिएशंस देती हैं। एक जो नॉर्मल रेडिएशंस होती है, एक जो थोड़ी सी ज़्यादा होती है सर, ठीक है। कैसे होंगी समझते हैं मेरे भाई। 1921 में यानी 1921 में लाइट एलिमेंट्स के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है एक वर्णीय प्रकाश जिनकी फेज डिफरेंस 0 होता है। सर जी फेज डिफरेंस क्या होता है? मान लिया एक तरंग ये है भाई और एक तरंग ये है, तो अगर इन दोनों के पीक पॉइंट हम लोग मिलाएं तो दोनों बिल्कुल सेम में है। अगर बाई चांस एक ऐसी तरंग होती तो इसका पीक पॉइंट यहाँ होता है, ये जो बीच का डिफरेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस। कला में अंतर, चलने की तरीके में अंतर मेरे भाई। तो अगर चलने के तरीके में कोई अंतर नहीं तरंगों में तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है सर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज की स्कैटरिंग कराने पर उन्हें पता चला कॉम्पटन को कि जो स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई एक्स रेज होती हैं वो दो प्रकार के रेडिएशंस देती हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के? दो प्रकार के रेडिएशंस देती हैं। एक कौन सा होता है? जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन के बराबर होती है, यानी जो एक्सरे आई आके टकरा के बिखरी, तो जो बिखरी तो वहां पे दो तरीके के रेडिएशन निकल रही है। पहली जो आई थी उसके समान है, दूसरा वाला में ये पता चला कि भैया ये उससे भी ज्यादा है इसकी वेवलेंथ। देखिए यहाँ पर, जबकि फर्स्ट यहाँ पे देखिए इंसिडेंट मतलब टकराना वाला रेडिएशन के समान होती हैं, जबकि दूसरी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन से अधिक होती है। यानी दो तरीके की रेडिएशंस मिलेंगी स्कैटरिंग में, एक जो पहले के इक्वल होंगी और दूसरी उससे अधिक होंगी सर, ठीक है। फर्स्ट टाइप रेडिएशंस को अनमोडिफाइड कहते हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, स्कैटरिंग हुई फिर भी वो अनमोडिफाइड रही, जैसी थी वैसी आई वैसी टकराई वैसी स्कैटरिंग हुई और वैसी ही मिल गई, मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो अनमोडिफाइड करते हैं। जबकि दूसरी वाली जो रेडिएशंस होते हैं उन्हें मॉडिफाइड रेडिएशंस कहते हैं, यानी अब ये मॉडिफाई हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई इनकी इंटेंसिटी, इनकी रेंज थोड़ी सी बढ़ गई, तो इन्हें कहते हैं मॉडिफाइड रेडिएशंस, ठीक है। इसे स्कैटरिंग के एंगल से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी इन्होंने एंगल से ऑब्जर्व किया कि कितने पे आया, कितने पे टकराई, कितने पे गई, इसे कहते हैं स्कैटरिंग एंगल से, ठीक है। जबकि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज या स्कैटरिंग मटेरियल से नहीं, कौन सी वेवलेंथ है, कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है स्कैटरिंग कराने, इससे कोई मतलब नहीं। कितने पे आई, टकराई, गई, एंगल से नाप सकते हो कि कौन सी मॉडिफाइड है और कौन सी अनमॉडिफाइड है। इस इफेक्ट को कहा गया कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन ने मॉडिफाइड रेडिएशंस के लिए क्वांटम थ्योरी की सहायता से एक्सप्लेन किया। जो अनमॉडिफाइड है उन्हें क्या ही एक्सप्लेन करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो मॉडिफाइड हो गई वो क्यों हो गई, कैसे हुई, उन्हें एक्सप्लेन किया कॉम्पटन ने अपने इस इफेक्ट के द्वारा। देखिए सर, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एक्स रेज क्या फोटोन की फॉर्म में, कोई भी प्रकाश है, कोई भी लाइट है, कोई भी रेडिएशंस है, फोटॉन्स के रूप में होती हैं। फोटॉन्स यानी एचन्यू, यानी छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल की फॉर्म में रेडिएशंस होती हैं, जिन्हें हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। एक फोटोन की एनर्जी एचन्यू होती है मेरे भाई, ठीक है। तो फोटोन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। इसका फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? एच न्यू अपॉन सी होता है। एच प्लांक नियतांक है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, सी चाल है मेरे भाई। जब कोई एक्सरे फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटरिंग करता है तब कोलिजन इलास्टिक होता है, अर्थात एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं सर, ठीक है। यानी जब कभी भी, अब हुआ क्या, एक्सरे है इलेक्ट्रॉन से टकराई, तो टकराने के बाद जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें कुछ टकराए वापस चलेगा, टकराए वापस, तो कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। एनर्जी, मोमेंटम ये सब कंजर्व रहते हैं, यानी जितना जिसके पास था उतना ही रहा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहां देखिए, जैसे अगर हम इस पेन को इस बोर्ड पे मारें तो ये इलास्टिक नहीं होगा। क्यों इलास्टिक नहीं होगा बताओ? क्यों नहीं इलास्टिक होगा? क्योंकि भैया मार के देख लो, जब मारोगे तो क्या हो सकता है इस पे कोई फर्क पड़ जाए, हो सकता है इस पे कोई फर्क पड़ जाए। जब फर्क पड़ेगा मेरे भाई तो इसका मतलब है कि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अद्धा लिया, दीवार पे मारा, अद्धा टूट गया मेरे भाई, इसका मतलब एनर्जी इधर उधर ट्रांसफर हुई है, तभी तो फर्क। अगर नहीं ट्रांसफर हुई तो टकरा के वापस लौटा था, बात खत्म भाई, सीधी सी इस पे, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को तथा कुछ पार्ट थीटा एंगल स्कैटरिंग में खर्च हो जाता है।
वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में होता है एक लार्ज वेलोसिटी के साथ इनिशियल डायरेक्शन से फाई एंगल बनाता है। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इनिशियल फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा होती है। यानी जो प्रकाश किरण आई है, अभी हमने आपको बताया, वो टकरा के जब जाएगी तो उसे कहेंगे मॉडिफाइड रेंज, मॉडिफाइड रेडिएशन, और उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, उसकी रेडिएशन जो है वो ज़्यादा होंगे, उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कम होती है, ठीक है। इस तरीके का इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया कि भैया जो आने वाली रेज हैं, आने वाला फोटोन है, टकराएगा, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, ठीक है, और रे चली गई यहाँ टकराने के बाद। दोनों के बीच का जो सीधी लाइन थी एंगल थीटा मान लिया, नीचे वाला एंगल फाई मान लिया। ये स्कैटर्ड फोटोन है, इलेक्ट्रॉन से टकराया, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर, फोटोन उधर, इस तरीके का डायग्राम बनाया इन्होंने, ठीक। फिर इसका डेरिवेशन कैसे किया, माना कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सन्नाटे में था, रेस्ट में था, मतलब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, अब आएगा, एक्सरे आएगी, टकराएगी, तथा यह कोलिजन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर करता है, जिसके अकॉर्डिंग जब कोई सब्सटेंस ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी से मूव करता है तब उसका मास निम्न फार्मूला से दिया जाता है। क्या फार्मूला होता है, m बराबर m0 बटे में √1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ध्यान से समझिए सर, ठीक है। इन्होंने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया कि इस फार्मूले की सहायता से टकराएगा। क्या m0 क्या होगा, रेस्ट मास होगा। जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तब द्रव्यमान m0 होगा, इलेक्ट्रॉन टकराया, मूव कर गया तो उसका द्रव्यमान m हो जाएगा सर, ठीक है। जहां रेस्ट स्टेट में मास वेलोसिटी तथा मूविंग स्टेट में मास m और वेलोसिटी c है सर, ठीक है। जब रुका हुआ था तो द्रव्यमान m0 मान लिया, रुका हुआ था वेलोसिटी यानी वेग v मान ली, जब वो चलने लगा तो मास m मान लिया और वेलोसिटी प्रकाश की चाल c मान ली, ठीक। रेस्ट स्टेट में बॉडी की एनर्जी m, जाहिर सी बात है, E बराबर mc स्क्वायर होता, तो जब रुका था तो E बराबर m0 c स्क्वायर मान लिया और चलते समय mc स्क्वायर मान लिया। अब जरा देखना भाई, बिफोर कॉलिजन क्या था, जब टकराया नहीं था भाई, तो नहीं टकराया तो एनर्जी कितनी थी फोटोन की, h थी। टकराने के बाद h डैश हो गई मान ले रहा है, ठीक। मोमेंटम कितना था, h अपान c था, मोमेंटम टकराने के बाद h डैश अपान c हो गया सर, ठीक है। एनर्जी कितनी थी, m0 c स्क्वायर थी, एनर्जी कितनी हो गई, mc स्क्वायर हो गई, ठीक है। मोमेंटम कितना था, मोमेंटम 0 था क्योंकि वेग नहीं था इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, और जब वेग 0 है इसका मतलब मोमेंटम 0 है, लेकिन टकराने के बाद वो चलने लगा तो मोमेंटम हो गया m × v। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है सर, ठीक है। अब देखो क्या किया इन्होंने, बहुत आसान डेरिवेशन है, उसके लिए आप 4th सेमेस्टर में तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत करेंगी ये चीज़ें, लेकिन है आसान, समझना भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न करी जा सकती है ना नष्ट की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, E बराबर h प्लस mc स्क्वायर, ठीक है सर। फोटोन की एनर्जी, आइंस्टीन की क्वेश्चन, ये प्लांक ने कहा h प्लस mc स्क्वायर, ऐसे ही h डैश प्लस mc स्क्वायर, पहले था तो m0 बाद में था तो m हो गया, पहले था न्यू था बाद में न्यू डैश हो गया। ये टकराने से पहले की कंडीशन है, ये टकराने की बाद की कंडीशन है। उसी तरीके से इन्होंने एंगल के लिए भी लिया मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम के लिए मेरे भाई टकराने से पहले मोमेंटम 0, टकराने के बाद mb cos फाई। एक्चुअल में होगा क्या, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, cos फाई साइन फाई। मेरे भाई सबको पता है जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसे हम लोग दो, जैसे मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो उसे दो कंपोनेंट में इन्होंने डिवाइड किया है, cos एक साइन। तो cos की फॉर्म में देखिए ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, cos फाई हो गया। साइन की फॉर्म में मेरे भाई दोनों 0 होंगे और यहाँ पर आएगा h डैश अपॉन साइन थीटा और mb साइन फाई, ठीक है। तो दोनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, काय में, एक साइन में एक कॉस में। ये कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स में इन्होंने डिवाइड किया मेरे भाई। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे भाई अपने पास, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक। हमने क्या किया, h न्यू वाला इंतजाम एक साइड कर लिया, देखो भैया न्यू और न्यू डैश एक साइड कर लिए, ये उधर ही रहने दिया, c नीचे कॉमन था, एलसीएम उधर भेज दिया तो c mb cos फाई हो गया। ऐसे इक्वेशन नंबर 4 को हल कर लिया। जब दोनों को हल किया तो देखिए इधर एक में आया cos फाई और एक में आया साइन फाई। सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हमने दोनों को स्क्वायर किया और जोड़ दिया। देखिए सर, दोनों को स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, दोनों फाई के स्क्वायर जुड़ गए। ऐसे उधर भी होल स्क्वायर हो गया, दोनों का होल स्क्वायर खोल दिया मेरे भाई, होल स्क्वायर ये 1 हो गया, सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान आ गया। इक्वेशन नंबर 7 जो मान आया वो यहाँ पर हमने रख दिया सर, ठीक है। अब हमने फिर से इक्वेशन ली दूसरी वाली, एच न्यू प्लस एम जीरो सी स्क्वायर बराबर एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर।
फिर से हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। बस स्क्वायर करते समय इसे पहले इधर ले आए, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है देखा जाए तो अभी ऊपर लिखी हुई इक्वेशन नंबर 2। फिर से हमने होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन नंबर हमने 8 बना दी। अब क्या करेंगे, 7 वाली जो इक्वेशन बनी है उसमें से हमने इक्वेशन नंबर 8 को घटा दिया। इक्वेशन नंबर 8 को घटाया, घटाने के बाद ये इक्वेशन नंबर 9 अपने पास आ गई। चूंकि हम लोग जानते हैं m0 बराबर होता है m√1 - b² / c², दोनों तरफ स्क्वायर किया, हल किया, इक्वेशन नंबर 10 बना ली। इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 दोनों में मान m02 c⁴, m02 c⁴, ये वाला जो मान देखो, इक्वेशन नंबर 9 देखो, बताओ m² c⁴ - m² b² c⁴, ये देखो m² c, ये वाला मान सेम आ रहा है, तो इधर वाला मान बराबर होगा। 9 और 10 को हमने बराबर कर दिया, 9 और 10 को बराबर किया, इक्वेशन बराबर आ गई। एक टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमने क्या किया, जो प्लस वाला टर्म था उसे इधर ले आया, हल किया। न्यू वाला जितने भी फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है उन्हें एक साइड कर लिया। ऐसे ही मेरे भाई सी हमने ऊपर, c² था, ठीक है, एक सी यहीं रहने दिया, एक सी ऊपर लिया गया, c/μ' लैम्डा बन गया, c/μ' लैम्डा डैश बन गया। यहाँ से लैम्डा को कॉमन ले, मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा डैश ऐसे चलने दिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इधर उधर करके पलट दिया सर, ठीक है, 1 - cos थीटा, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को लिख दिया डेल्टा लैम्डा, यानी चेंज इन वेवलेंथ हो गया। h/m0 c 1 - cos थीटा हो गया सर, ठीक है। इन इक्वेशन 11 ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आई है, हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी लंबाई की वैल्यू, इट इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ, यानी जो निकल के आई है ये डेल्टा लैम्डा, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पटन तरंगदैर्घ्य यानी कॉम्पटन वेवलेंथ। अब आराम से समझो, फोन में इस PDF को आराम से खोल लेना, ठीक, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना, बहुत आसान है भाई। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नॉर्मल से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने क्या कहा, इलास्टिक कोलिजन होगा, जब इलास्टिक होगा तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों परफेक्ट रहेंगे, बदलेंगे नहीं मेरे भाई। तो क्या हुआ, जितनी एनर्जी पहले उतनी बाद में, जितना मोमेंटम पहले उतना बाद में। पहले मोमेंटम 0 होगा, ठीक है, एक 0 होगा ना, लेकिन दोनों का जोड़, कहते नहीं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा समान रहने का मतलब गतिज बढ़ेगी तो स्थितिज कम हो जाएगी, रहेगी सेम मेरे भाई। इस तरीके से हमने 2 कंपोनेंट में मोमेंटम को डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, कॉस और साइन की फॉर्म में तोड़ लिया। जब कॉस और साइन दोनों आ गए, स्क्वायर करके जोड़ दिया, क्योंकि पता था sin² 5 + cos² 5 बन जाएगा। हल करते चलेगा, कुछ और इक्वेशन बनी, कुछ घटाया, कुछ जोड़ा, m = m0 1 - b² / c² का इस्तेमाल कर लिया, इक्वेशनों को रखा और हल करके मान निकाला हमने डेल्टा लैम्डा का, जो कहलाई कॉम्पटन वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर लॉन्ग में आता है मेरे भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर और मल्टीपल चॉइस पेपर है तो सिर्फ देख लो इस वीडियो को। और मल्टीपल में देखा जाए तो उसमें पूछा जाएगा कॉम्पटन जब टक्कर होती है, कोलिजन होता है, तो क्या जो है वो कंजर्व रहता है, तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि टोटली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, और दूसरी यूनिट आपकी लगभग खत्म हो गई है, और मन लगा के पढ़िए दोस्त। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।